नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। आज मैंने दोस्तों एक नए तरीके से वीडियो बनाना आरंभ किया है और वह है प्रस्तुति। खुद ने एक स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में 1857 क्रांति एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके जीवन में किसी एक एग्जाम में नहीं, ऑल राजस्थान एग्जाम, चाहे आप रीट का दो, चाहे पटवार का दो, चाहे वन रक्षक का दो, जहाँ तक दोस्तों आरएस परी और मेंस तक भी आपके ये वीडियो काम आ सकता है अगर आप लोग इसे ईमानदारी से देखोगे तो। दोस्तों, देखना अंत तक और तभी निचोड़ निकलेगा वीडियो का जब आप इसको एंड ऑफ अंत तक देखोगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ 1857 क्रांति। 1857 क्रांति से पूर्व पृष्ठभूमि कुछ लेकर आया हूँ मैं, और एक बार आपको बताऊं 1857 क्रांति के कारण। तो 1857 क्रांति के कारण थे दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा राजा महाराजाओं के साथ की गई दो संधियां, जिनमें एक तो सहायक संधि थी जो कि 1798 के आसपास लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, और पहला राज्य था जो भारत का सहायक संधि करा था वो हैदराबाद था दोस्तों। और राजस्थान में 1803 के आसपास अलवर राज्य ने सहायक संधि करी थी, और इसके बाद एक और संधि लेकर आए थे 1818 के आसपास अंग्रेजों ने, अप्रसार संधि, जो कि राजस्थान का कोटा और बूंदी राज्य ने किया था सबसे पहले। उसके बाद में 1850 के आसपास दोस्तों अंग्रेजों का जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल जिसको बदनाम 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उसी के तहत 1850 के आसपास डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। और डलहौजी के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जाती है जिसमें सबसे पहली नीति थी राज हड़प नीति। राज हड़प नीति वह थी जिसमें डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों, डलहौजी ने जो जो गोद निषेध नीतियां थी राज्य को हड़पने की, वो नीतियों में सफल रहा था दोस्तों। उन्होंने सतारा को अपने कब्जे में ले लिया था, झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पतिश्री के कोई संतान नहीं होने के कारण जब उनका देहावसान हो गया तो झांसी को इन्होंने अपने कब्जे में करने की सोची और उसमें सफल भी रहे। झांसी रानी जब 1857 क्रांति में शहीद हो रही थी उस वक्त एक अंग्रेज ने कहा था कि मेरे सामने सोई हुई नारी एकमात्र 1857 क्रांति का मर्द है, जो कि जो कि अंग्रेज अधिकारी ने कहा था। उसके बाद की बात करूं तो राजस्थान में भी 1857 क्रांति जो भारत में आती है वो उसका आरंभ होता है दोस्तों। सबसे तात्कालिक कारण था उसका चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों, सैनिकों को कारतूस खोलने के लिए, मुंह से खोलने के लिए दिए जाते थे, और उनमें जो कारतूस होते थे वो चर्बी वाले कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अपमान हो रहा था, और उस धर्म के अपमान को न सहन करने के कारण भारतीय सैनिकों ने इसका आगाज किया था। और आगाज होता है मेरठ छावनी से। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी से इसका आगाज होता है। उससे पहले जो 1857 क्रांति थी उसकी योजना बनाने के लिए आपको विदित हो तो दो लोग ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन में इसकी योजना बनी थी, और 31 मई 1857 फाइनल डेट डिसाइड की गई थी। लेकिन मंगल पांडे ने मेरठ में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो एक मेंबर था, एक नौसैनिक था, उसके द्वारा एक अंग्रेज को गोली चलाकर मार दिया गया, और उसके जुल्म में उनको और विद्रोही बन जाते हैं 29 मार्च 1857 को। लेकिन 8 अप्रैल 1857 को एक दर्दनाक घटना के तहत उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में इस क्रांति का बिगुला पूरे देश में धीरे अलग अलग समय पर बजने लगा। आरा बिहार में, कुंवर सिंह, मैडम हजरत महल लखनऊ में, और नाना साहब कानपुर से। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, और अलग अलग समय पर होने के कारण और इसको किसान वर्ग और सिर्फ सैनिक वर्ग ही इसमें इन्वॉल्व हुआ था दोस्तों। उस समय की विडंबना की बात यह है कि जो राजा महाराजा थे वे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जैसे जयपुर का राजा राम सिंह, आपको विदित होगा कि जो 3 लोग थे जयपुर के सादुल्ला खां वगैरह लोग जिन्होंने जयपुर में क्रांति करी थी, उनको पकड़वा कर जेल में डलवा दिया था दोस्तों। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है। इस प्रकार जो 1857 क्रांति थी ये अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर दमन कर देने के कारण दोस्तों एक असफलता के साथ समाप्त हो जाती है साल भर में। और अंग्रेजों के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम मिलाकर भारत में अपना शासन और वर्चस्व स्थापित करने का जो कष्ट किया जाता है वो आने वाले 190 वर्षों के लिए
भारत में वापस से काबिज हो जाता है और 1858 से लेकर के 1948 तक भारत शासन अधिनियम आते हैं और उनकी कहानी मैंने आपको पहले प्रस्तुत कर दी है दोस्तों। आज मैं सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाला था, लेकिन दोस्तों पहले उसकी पृष्ठभूमि बतानी मुझे अति महत्वपूर्ण लग रही थी, इसलिए मैंने आपको सारी पृष्ठभूमि बताई है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है इसमें यह है कि 1832 में अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया था। 1832 में सबसे पहले एजीजी मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था और भारत के प्रथम एजीजी कौन था? लोकेंड था या लोनी था दोस्तों? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम एजीजी कौन थे, तो लोकेंड थे, जिनको लोनी भी कहा जाता है। 1845 में जो एजीजी मुख्यालय था उसको माउंट आबू में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1845 में एजीजी मुख्यालय को माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद में 1857 क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे दोस्तों। भारत की जो 1857 क्रांति थी उसके बारे में दोस्तों हम बाद में किसी वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे और 1857 क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद की बात करूं तो राजस्थान में जो 1857 क्रांति में सैनिक छावनियाँ थी उनकी संख्या दोस्तों 6 थी। नसीराबाद आपको विदित होगा कि अजमेर में स्थित थी। नीमच आपको विदित होगा आज एमपी में पड़ रहा है। देवली की बात करूं तो देवली छावनी टोंक में थी। इसके बाद में एरनपुरा की बात करूं तो एरनपुरा छावनी दोस्तों पाली जोधपुर राज्य में हुआ करती थी। इसके अलावा ब्यावर की बात करूं तो ब्यावर सैनिक छावनी कहाँ पर थी दोस्तों? ये अजमेर में थी। और खेरवाड़ा उदयपुर में थी दोस्तों। एक महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर, ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियाँ ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर क्रांति बिल्कुल नहीं हुई थी। ब्यावर और खेरवाड़ा में 1857 क्रांति बिल्कुल नहीं हुई थी दोस्तों। उसके बाद में आगे चलूँ तो सबसे पहले नसीराबाद छावनी लेकर आया था और नसीराबाद छावनी में ही राजस्थान में 1857 क्रांति आरंभ होती है। और भारत की बात करूँ तो भारत में 1857 क्रांति मेरठ में आरंभ होती है 29 मार्च 1857 को, और 10 मई 1857 को भारत में बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में थी, बैरकपुर छावनी में सशस्त्र विद्रोह के साथ आरंभ होता है दोस्तों। जबकि इसकी डेट 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, जबकि इसकी डेट रानोजी बापू और नाना साहब के द्वारा 31 मई 1857 ब्रिटेन में जाकर इसकी डेट निर्धारित की गई थी। और कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों। कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों। और 28 मई 1857 को राजस्थान में जो नसीराबाद छावनी अजमेर में थी वहाँ पर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दोस्तों एक बटालियन का नाम हुआ करता था, इसके द्वारा 1857 क्रांति का राजस्थान में बिगुला बजा दिया जाता है और 3 अंग्रेजों को मार दिया जाता है जिनका नाम था केवेनी, न्यूब्रो और स्पॉट्स। केवेनी, न्यूब्रो और स्पॉट्स, इन तीनों को मार दिया जाता है दोस्तों नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी के सैनिक थे वो अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं, तीनों को, केवेनी को, न्यूब्रो को और स्पॉट्स को। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इनके साथ हो जाती है और ये दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं दोस्तों, दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। इतना ही मैटर आपको याद करना है दोस्तों। आपको बहुत सारी बुकों में बहुत सारा मैटर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही याद करना है, उतने ही नोट्स बनाने हैं दोस्तों। नोट्स का मतलब की पॉइंट होता है और मैं आपके समक्ष इस वीडियो में सिर्फ की पॉइंट लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखना और प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचा देना दोस्तों, जो राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों। अगर आप पसीनों से नहाओगे तो लिहाज बदलोगे, अगर आप पानी से नहाओगे तो लिहाज बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे दोस्तों। पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई में कितनी स्मार्टनेस होती है वो हर किसी से नहीं होती दोस्तों। और जिसमें पढ़ाई में स्मार्टनेस होती है वही बंदा अपने जीवन में सक्सेस होता है। और नसीराबाद छावनी के की पॉइंट मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। 30 मार्च 1857 को राजस्थान में स्टार्ट होती है। न्यूवेणी, न्यूब्रो और स्पोर्ट्स नामक अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया जाता है और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। उसके बाद में अगली बात करूँ नीमच छावनी, तो नीमच छावनी आपको मैंने भी बताया था दोस्तों एमपी में पड़ती है। आज एमपी में चला गया है नीमच। और नीमच में क्या क्या की पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपके समक्ष में एक स्लाइड में प्रस्तुत करा हूँ और आपको पढ़कर सुना देता हूँ दोस्तों, और इन्हीं को याद करके चला जाना आप एग्जाम में। मोहम्मद अली बेग, एक मोहम्मद अली बेग नामक कोई व्यक्ति हुआ करता था। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति
वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर देता है मोहम्मद अली बेग, और यहाँ पर क्रांति स्टार्ट हो जाती है। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति आरंभ होती है। यहाँ पर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति आरंभ होती है, और शाहपुरा के राजा उम्मेद ने विद्रोहियों की मदद की थी। शाहपुरा का राजा था जो कि शाहपुरा का जो राजा था वो विद्रोह की सहायता करता है, और निम्बाहेड़ा में जनता ने विद्रोह का सामना किया। निम्बाहेड़ा में जो अंग्रेज थे उन्होंने जनता के विद्रोह का सामना किया। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों, और देवली छावनी के सैनिक भी इनके साथ मिल गए तथा सारे विद्रोही दिल्ली की तरफ चलना आरंभ कर दिया। नीमच से जो 40 अंग्रेज थे उनको, नीमच छावनी की जो 40 अंग्रेज थे उनको डूंगला नामक गांव जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहां पर रूबाराम किसान के पास शरण दी गई। 40 जो विद्रोही किसान थे उनको रूबाराम किसान ने डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण दी रूबाराम किसान ने। उसके बाद में हो सकता है दोस्तों इस स्लाइड में आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में 40 अंग्रेजों ने डूंगला गांव में शरण ली थी। उसके बाद में आता है आपका मेवाड़ में 100 वर्ष इन्हीं उदयपुर में ले जाता है, और मेवाड़ का जो राजा था वो इन 40 अंग्रेजों को उदयपुर ले जाता है। दोस्तों अंग्रेज थे ये लोग जिनको डूंगला गांव में रूबाराम किसान ने शरण दी थी। उनको जो वहाँ का मेवाड़ का राजा था राजा भक्त सिंह, उनके द्वारा उनको उदयपुर ले जाया जाता है, और उदयपुर में जो महाराणा स्वरूप सिंह था वहाँ का राजा, स्वरूप सिंह के द्वारा इनको जगत मंदिर महलों में रखा जाता है। इन अंग्रेजों को जग मंदिर महलों में रखा जाता है। दोस्तों जगत सिंह सेकंड ने जग मंदिर महलों का निर्माण करा था। ये भी इतना ही है दोस्तों, इतनी सी ही आपको बातें याद करनी है नीमच छावनी की। इसके अलावा अगर आप बुक लेकर उठाओगे तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा दोस्तों, बहुत सारा की जगह दोस्तों किसी ने साफ शब्दों में कहा है अधिक मैटर पढ़ने की बजाय कम मैटर पढ़ो, और कम मैटर को बार बार पढ़ो तो आपको सफलता जल्दी हाथ लगेगी। दोस्तों मेरा यही मानना है कि इसमें सिर्फ इतना सा याद करना आपको, मोहम्मद अली बेग अंग्रेजों के सामने वफादारी कसम लेने से मना कर देता है। हीरा सिंह 3 जून को इसका आरंभ कर देता है नीमच छावनी में, और शाहपुरा के राव उम्मेद सिंह ने विद्रोह की मदद की थी। इसके अलावा निम्बाहेड़ा में जनता ने विद्रोह का स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा की जनता ने विद्रोह का स्वागत किया था। इसके अलावा देवली छावनी के सैनिक भी इसके साथ मिल जाते हैं तथा सारे विद्रोही दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया जाता है। तब अंग्रेज डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूबाराम किसान के शरण लेते हैं, और रूबाराम किसान इनको स्वरूप सिंह जो उदयपुर का राजा था उसके पास भेजते हैं, जहां पर जगमंदिर महलों में इन अंग्रेजों को शरण दी जाती है। उसके बाद में एरनपुरा आती है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट छावनी राजस्थान की जहाँ पर यह क्रांति हुई थी। और एरनपुरा छावनी आपको विदित होगा कि 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है, जिसका मुख्यालय एरनपुरा था। दोस्तों 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है, और जिसका मुख्यालय कहाँ था, एरनपुरा पाली में था। और इसके बाद में फूबिया सैनिकों की टुकड़ी ने 21 पूर्णिया की, ये पूर्णिया है दोस्तों, पूर्णिया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई टाइपिंग्स। पूर्णिया की सैनिक टुकड़ी ने 25 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी तथा विद्रोही एरनपुरा आए तथा अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में खेरपा गांव में आवा का सामंत कुशाल सिंह चंपावत इनसे मिल जाता है, जो माउंट आबू से विद्रोही बनकर आए थे और दिल्ली की ओर जा रहे थे। उनको कहाँ पर, खेरवा गांव के मायने आवा का ठाकुर कुशाल सिंह मिल जाता है दोस्तों। और जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी मिल जाते हैं तो फिर बिथोड़ा का युद्ध होता है, और बिथोड़ा का युद्ध दोस्तों पाली में होता है, बिथोड़ा पाली में है। और ये कब होता है, 8 सितंबर को होता है। और इसके की पॉइंट्स है दोस्तों, हीथकोट और कुशल राज सिंघवी जोधपुर कुशल सिंह चंपावत के बीच में होता है दोस्तों। एक तो होता इसमें हीथकोट, जो कि अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था उस समय हीथकोट, और इसके अलावा हीथकोट जो कि अंग्रेज अधिकारी था, उसके अलावा कुशाल राज सिंघवी जो कि जोधपुर का राजा था, इसके अलावा जोधपुर का था, और कुशाल सिंह चंपावत जो आवा का था। इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है और कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध। कितनी खुशी की बात है, 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध होता है हीथकोट और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में, उसमें हीथकोट जीत जाता है। हीथकोट और जो
जो उनका साथी था सिंघवी, राज सिंह, कुशाल राज सिंघवी, उनको हरा दिया जाता है कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। और दोस्तों जोधपुर का ओनाड सिंह पवार युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। एक जोधपुर का एक दलाली था जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहा था, ओनाड सिंह पवार, वो मारा जाता है इसमें। दोस्तों ये 3 लाइनें याद करी है बिथोड़ा के युद्ध की, बस 8 सितंबर को हुआ था। और इसमें हीथकोट और कुशल राज सिंघवी जो जोधपुर का था और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध हुआ था और जोधपुर का ओनाड सिंह पवार मारा गया था दोस्तों। और जोधपुर का जो ओनाड सिंह पवार मारा गया था इस युद्ध में, इसके अलावा कुशाल सिंह जीत जाता है इस युद्ध को। इसके बाद में दोस्तों सेकेंड युद्ध आता है चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को होता है दोस्तों, 18 सितंबर 1857 को। और चेलावास का युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैक मॉसन और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन, दोस्तों एक पॉलिटिकल एजेंट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, मारवाड़ का मैक मॉसन था, मेवाड़ का दोस्तों शावर्स था, और जयपुर का एडन था, और भरतपुर का मोरिसन था दोस्तों। ये थे पॉलिटिकल एजेंट, भरतपुर का मोरिसन, जयपुर का एडन और जोधपुर का आपको दिख ही रहा होगा मैक मॉसन, और उदयपुर का और मेवाड़ का जो था सावर्स। इस प्रकार मैं आपको पॉलिटिकल एजेंट भी याद करवा रहा हूं दोस्तों। साथ के साथ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैक मॉसन और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, और कुशाल सिंह इसमें जीत जाता है। फिर कुशाल सिंह वापस से चेलावास का युद्ध जीत जाता है दोस्तों, चेलावास का युद्ध जीत जाता है कुशाल सिंह चंपावत वापस से, और मैक मॉसन को मार दिया जाता है दोस्तों। जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, उसको कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा मार दिया जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, काले गोरों का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। भारतीय इतिहास, राजस्थान के इतिहास में चेलावास का युद्ध जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, मैक मॉसन, हीथकोट दोनों एक साइड में आ गए थे। मैक मॉसन पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, और हीथकोट आपको पता अंग्रेज अधिकारी था इन दोनों के बीच में। साथ में कुशाल सिंह चंपावत आहुआ वाले लड़ रहे थे, और आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं, और मैक मॉसन को मार करके उसके सिर को आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है दोस्तों। इस युद्ध में काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का एक अविस्मरणीय पल था दोस्तों, भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया पल था, जिसमें एक छोटा सा राजा जो कि आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था, मैक मॉसन को मारकर पूरे आहुआ के किले में घुमाया जाता है। उसके बाद में जो अगली स्लाइड लेकर आता हूं दोस्तों में, वो स्लाइड है आहुआ का युद्ध, और ये फाइनल युद्ध था जिसमें आहुआ के युद्ध में एरनपुरा छावनी में फाइनली जो क्रांतिकारी थे उनकी हार हो जाती है, और ये जो कुशाल सिंह साहब थे ये छोड़कर चले जाते हैं वहां से, और कर्नल होम्स तथा हंसराज जोशी जोधपुर के आक्रमण किया। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जोधपुर ने आक्रमण किया दोस्तों। किसने किया? एक तो था कर्नल होम्स और दूसरा कौन था? हंसराज जोशी। दोनों ने मिलकर जोधपुर में आक्रमण किया, और कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह, कुशाल सिंह, इसमें कौन आ जाते हैं दोस्तों? कर्नल होम्स आ जाता है। ये एक भयंकर अंग्रेज था, जिसने कर्नल होम्स बहुत तगड़ा अंग्रेज था दोस्तों, अंग्रेजों का एक कैप्टन था ये, और ये बहुत तगड़ा था। ये पधार जाता है इस युद्ध में, आहुआ का युद्ध में, और ये होता है 20 जनवरी 1857 को दोस्तों, 20 जनवरी 1857 को होता है। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किला देकर मेवाड़ में सहायता के लिए चला जाता है दोस्तों। मेवाड़ में सहायता मांगने के लिए चला जाता है पृथ्वी सिंह को छोड़ करके कुशाल सिंह चंपावत और कोठारिया जोधा सिंह और सलूम्बर केसरी सिंह। कोठारिया के जोधा सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह इनको मिलते हैं। ये सलूम्बर का केसरी सिंह और जो कोठारिया का जोधा सिंह है, ये पृथ्वी सिंह के साथ लड़ते हैं आहुआ का युद्ध, और फाइनली मेवाड़ में सामंत जिन्होंने कुशाल सिंह को शरण दी, और मेवाड़ का सामंत इनको कुशाल सिंह को शरण दे देते हैं। और ये जो लोग थे, कोठारिया का जोधा सिंह और सलूम्बर का केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह, तीनों मारे जाते हैं, और आहुआ का युद्ध हार जाती है इसकी जो कुशाल सिंह है, इनकी सेना, क्योंकि कुशाल सिंह खुद युद्ध छोड़कर मेवाड़ में सहायता के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पर मेवाड़ में इनको सामंत जिन्होंने कुशाल सिंह को शरण दी थी, कर्नल होम्स आहुआ सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गया। कर्नल होम्स जो था वो इस युद्ध को जीत जाता है, और आहुआ में एक सुगाली माता की मूर्ति है, उसको उठाकर ले जाता है, और अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखता है। अजमेर का जो राजपूताना म्यूजियम था वहाँ रखता है उसको, लेकिन वर्तमान में यह मूर्ति पाली के वागड़ संग्रहालय में दोस्तों, पाली के वागड़ संग्रहालय में है। और सुगाली माता काले संगमरमर की मूर्ति 54 हाथ
वाली मूर्ति भी, चौवन भुजाओं वाली माता कहा जाता है सुगाली माता को, जो कि वर्तमान में पाली के वागड़ संग्रहालय में रखी गई है। और कर्नल जो होम्स था, वो जो हवा का युद्ध जीतता है, वो सुगाली माता को उठाकर अजमेर ले आता है, लेकिन इसको पाली में रखा दिया जाता है दोस्तों। और इस युद्ध में जो पृथ्वी सिंह और सलूमर का सामंत केसरी सिंह और कोटारी का सामंत जोधा सिंह इसमें मारे जाते हैं। और इस प्रकार ये है यहाँ का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको दबा दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। और कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत कौन कौन थे दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे जोधपुर का आसोपा और शिवनाथ सिंह। जोधपुर का कौन था दोस्तों, जोधपुर में एक आसोपा जागीर हुआ करती थी, आसोपा का शिवनाथ सिंह था। और नागौर में एक जागीर थी आलनी आवास, वहाँ का अजीत सिंह, आलनी आवाज का अजीत सिंह। और आसोपा का विशन सिंह। और इसके अलावा विद्रोही ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का भी प्रयास किया, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास ब्रिगेडियर गेराल्ड्स द्वारा हरा दिए गए दोस्तों। जो आसोपा का शिवनाथ सिंह था और गुलन का बिशन सिंह था, इन्होंने मिलकर के कहाँ जाने के लिए रवाना हो गए दोस्तों, दिल्ली की ओर जाने के लिए। लेकिन दिल्ली से पहले ही हरियाणा में एक नारनौल के जंगल हुआ करते हैं, वहाँ पर इन लोगों को अंग्रेज़ों ने घेर लिया और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद में 1860 के आसपास नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। जब भारत में विद्रोही समाप्त हो गया तो कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर देते हैं 1860 में। और कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग बिठाया जाता है, जिसे टेलर कमीशन कहा जाता है दोस्तों। टेलर कमीशन कहा जाता है। उस टेलर कमीशन ने जांच की, लेकिन तख्त सिंह क्रांति के समय जोधपुर का राजा था दोस्तों। इसके अलावा कांजी बिथोड़ा का सामंत, जिसकी कुशाल सिंह ने हत्या कर दी। कांजी एक बिथोड़ा का सामंत था, बिथोड़ा के युद्ध में कांजी को मार दिया था कुशाल सिंह चंपावत ने। और ऐसे लोगों को तो मार ही दिया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देशद्रोही होते हैं। उसके बाद में कोटा जन विद्रोह दोस्तों। और कोटा जन विद्रोह की बात करूं तो यहाँ पर 15 अक्टूबर जब जयदयाल और मेराब घानी 15 अक्टूबर को होता है, यहाँ पर एरनपुरा में 21 अगस्त को होता है दोस्तों, नीमच में 3 जून को होता है दोस्तों, और 28 मई को हुआ था नशीराबाद में 28 मई, 3 जून नीमच, और उसके बाद में 21 अगस्त एरनपुरा में स्टार्ट होता है। और उसके बाद में दोस्तों 15 अक्टूबर को कोटा में होता है। जयदयाल और मेराब खाने इसालदार ने क्रांति स्टार्ट करती है और पीए बटन को मार दिया जाता है दोस्तों। पॉलिटिकल एजेंट जो कोटा का बटन था, कोटा का पॉलिटिकल बटन, जयपुर का एडन, जोधपुर का मेक मोशन, और मेवाड़ यानी उदयपुर का सावर्ष, और भरतपुर का मोरिसन था दोस्तों। इनको भी याद कर लेना पॉलिटिकल एजेंट को, जो कि कोटा का बटन था, उसको मार दिया जाता है जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा। और राजा राम सिंह को सेकंड को नज़रबंद कर दिया जाता है। राजा राम सिंह जो सेकंड था कोटा का, उसको नज़रबंद कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो मथुराधीश मंदिर में महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा विद्रोही के बाद भी समझौता करवाया जाता है दोस्तों। एक मथुराधीश मंदिर है कोटा में, वहाँ पर महंता कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा विद्रोहियों के बीच समझौता करवा दिया जाता है। और राजा राम सिंह सेकंड ने बटन की हत्या की जिम्मेदारी वाले कागज पर हस्ताक्षर कर देते। उसके बाद में करौली ने राजा मदन पाल के राम सिंह सेकंड को विद्रोही को से मुक्त करवाया था। करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। राम सिंह सेकंड को विद्रोही से मुक्त करवाया था दोस्तों। इसके अलावा कालांतर में रॉबर्टस ने कोटा के विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया था दोस्तों। कालांतर में एक रॉबर्टस नामक अंग्रेज अधिकारी आया था और उसने कोटा के विद्रोहियों से मुक्त करवाया था कोटा को। और जयदयाल तथा मेराब खां को मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। जयदयाल और मेराब खां को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसके अलावा राजा राम सिंह सेकंड को दंडित किया गया तथा उसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई दोस्तों। इस कोटा का जो राम सिंह था, इसको बचाने के लिए करौली का मदन पाल आया था और मदन पाल ने इसको बचाया था दोस्तों। और मदन पाल को पता हो तो आपको विदित हो तो मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी उसको बढ़ाया भी गया था। और मदन पाल को 1857 क्रांति में इसको सम्मानित भी किया जाता है। जयपुर का राजा राम सिंह और करौली के राजा मदन पाल को अंग्रेजों के द्वारा मदन पाल को एक उपाधि दी गई थी, बहुत बड़ी ग्रांट कमिश्नरेट ऑफ इंडिया के नाम से कोई उपाधि थी, वो दी गई थी कोटा मदन पाल को। और जयपुर का राम सिंह को भी
के राम सिंह को भी केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा ये की पॉइंट्स है दोस्तों, इनको उतार लेना अपनी कॉपी में, एक पेज के अंदर सारे की पॉइंट्स उतार लेना। इस की पॉइंट्स के अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला दोस्तों। किसी ने कहा है कम पढ़ो लेकिन उसको पढ़ करके ग्रहण करो, इसी में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो एक जो की पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनकी पीडीएफ आपको हूबहू हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद में आपको बताऊं, दंडित कर दिया जाता है, उसकी तोपों की सलामी को कम कर दिया जाता है। यहाँ पर की पॉइंट्स यही है कि जयदयाल और मेराब खान ने मिलकर के रॉबर्ट वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जो रॉबर्ट बटन था उनको मार देते हैं, और बटन को मार करके उसका जो मृत्यु का कागज था उसके ऊपर वहाँ की राम सिंह जो वहाँ का राजा था उससे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और राम सिंह को बचाने के लिए करौली का मदन पाल आता है, और फिर जयदयाल और मेराब खां को फांसी पर लटका दिया जाता है, और एक रॉबर्टस नामक अंग्रेज अधिकारी आता है जो कोटा को विद्रोही से मुक्त करवा देता है। इस प्रकार कोटा की कहानी समाप्त हो जाती है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं टोंक की दोस्तों, नवाबों की सिटी टोंक अमीर खां पिंडारिया द्वारा 1717 में बनाई गई थी दोस्तों, 1817 में बनाई गई थी दोस्तों। 1817 में टोंक रियासत एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1817 में की थी। और कोटा तो टोंक जो रियासत थी नवाबों का शहर भी कहा जाता है, उस टोंक रियासत में भी विद्रोह हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन उसका जो मामा और आलम था वह विद्रोह का साथ दे रहा था। मामा आलम विद्रोह का साथ दे रहा था दोस्तों। वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था लेकिन उसका एक मामा था मीर आलम, वो विद्रोह का साथ दे रहा था। ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में कर्नल जैक्सन की सेना पर सामना किया था। एक ताराचंद पटेल था कोई, उसने निम्बाहेड़ा जो गांव है टोंक जिले में, उसमें क्या करा था, इसने माइकल जैक्सन की सेना का सामना किया था। कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोही का पीछा कर रहा था। कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का सामना कर रहा था दोस्तों, नीमच के विद्रोहियों का सामना कर रहा था कर्नल जैक्सन, तब उसका ताराचंद पटेल ने सामना किया था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। टोंक एकमात्र रियासत थी राजस्थान की जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। टोंक के बाद में आता हूं दोस्तों मैं आगे, और धौलपुर रियासत। और धौलपुर रियासत की दो लाइनें की पॉइंट है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक तो विद्रोही राजा रामचंद्र और हीरालाल ने स्टार्ट करा था दोस्तों। राजा रामचंद्र और हीरालाल ने धौलपुर के विद्रोह का आरंभ किया था। इसके अलावा राजा भगवंत सिंह ने विद्रोहियों के दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। पटियाला से सेना बुलाई गई दोस्तों। राजा भगवंत सिंह था, उसने विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोहियों को दबाने के लिए पटियाला से सेना मंगवाई थी। और इसका आरंभ किसने किया था, हीरालाल ने किया था विद्रोहियों का। राजा रामचंद्र और हीरालाल ने किया था धौलपुर में। उसके बाद की बात करूं तो भरतपुर में दोस्तों आपको विदित होगा कि भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मोरिसन था और यहाँ पर गुर्जर और मेऊ जाति के विद्रोही कर देता है। गुर्जर जो हिंदू थे और मेऊ जो मुस्लिम थे दोस्तों, इनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है। और राजा जसवंत सिंह था, तत्कालीन राजा जसवंत सिंह जो भरतपुर का राजा था, उसके द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी जाती है दोस्तों। वहाँ के राजा अगर राजा नहीं होते 1857 क्रांति में तो शायद 1857 क्रांति में हम आज़ाद हो जाते। सारे राजा कुत्ते होते दोस्तों, उस समय सारे राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पहले ही मोरिसन को वहाँ से रवाना कर दिया। अगर मोरिसन को रवाना नहीं किया जाता तो मोरिसन को भी मार दिया जाता दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि 1857 क्रांति में जो राजा थे वो विद्रोह के दुश्मन थे और सामंत थे, वो विद्रोह का साथ दे रहे थे। उसके बाद में बात करूं अलवर की, तो अलवर जो दोस्तों यहाँ का राजा बन्नी सिंह था जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। ये राजा मर जाते तो 1857 क्रांति में शायद हम आज़ाद हो जाते। यहाँ पर बन्नी सिंह अंग्रेजों का साथ देता है और दीवान फैजल खान ने विद्रोह का साथ दिया था। उसके बाद की बात करूं जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत में सिर्फ इतनी सी बात थी दोस्तों, राजा राम सिंह सेकंड था, उसके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया पूरी तरह। और एडन जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने अंग्रेजों का साथ दिया। और जो 3 विद्रोही हुए थे, सादुल्ला खां और एक होता उस्मान खां और एक होता लियाकत खां, विलायत खां, सादुल्ला खां, उस्मान का 3 विद्रोही हुए थे जयपुर में। तीनों को यहाँ के राजा ने गिरफ्तार करवा के मरवा दिया था दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी, एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व आपकी नज़र में आपको याद रखना है राजस्थान की दृष्टि से, वो है अमचंद भाटिया। भारत का पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है
1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है दोस्तों इनको, और पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। सॉरी, पत्रकारिता झामरमल शर्मा को कहा जाता है पत्रकारिता का पितामह, झामरमल शर्मा को, जबकि 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमचंद भाटिया को दोस्तों। पत्रकारिता का पितामह झामरमल शर्मा को कहा जाता है, पत्रकारिता का पितामह झामरमल शर्मा को कहा जाता है दोस्तों। और ये फैक्ट कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ अमचंद भाटिया। और अमचंद भाटिया जो है इनको मूल रूप से बीकानेर के थे दोस्तों। अमचंद भाटिया कहाँ के थे? मूल रूप से बीकानेर के थे। और 1857 क्रांति में ग्वालियर में झांसी की रानी की वित्तीय सहायता की थी दोस्तों। ग्वालियर में जो झांसी की रानी थी उसकी वित्तीय सहायता करी थी अमचंद भाटिया ने, इसलिए इनको भामाशाह कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता करी थी, इसलिए महाराणा प्रताप इतने दिन तक टिक सका था। ठीक उसी प्रकार जो अमचंद भाटिया इन्होंने ग्वालियर की जो झांसी की रानी थी उनकी सहायता करी थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अब वो सहायता करेगा तो भामाशाह कहलाएगा। राजस्थान में प्रथम शहीद थे जिन्होंने 1857 क्रांति में फांसी दी गई दोस्तों। राजस्थान के प्रथम शहीद थे जिनको सबसे पहले फांसी दी गई, क्योंकि इन्होंने जो लक्ष्मीबाई की सहायता करी थी। झामरमल शर्मा ने, अमचंद भाटिया ने दोस्तों, बार बार झामरमल शर्मा निकल रहा है जो पत्रकारिता का पितामह है राजस्थान में। अमचंद भाटिया पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसकी 4 फैक्ट जो मिल लिख कर लाए उनको याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक, मूल रूप से बीकानेर के थे। दूसरा, 1857 क्रांति में ग्वालियर की झांसी की रानी की वित्तीय सहायता करी थी। और 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है इनको, 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और राजस्थान के प्रथम शहीद थे जिन्होंने 1857 क्रांति में फांसी दी गई दोस्तों। पहले शहीद जिनको 1857 क्रांति का फांसी दी गई। और राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का मंगल पांडे भी अमचंद भाटिया को कहा जाता है। इसके बाद में एक तात्या टोपे का वर्णन आता है। तात्या टोपे दोस्तों, तात्या टोपे की बात करूं तो इनके 4-5 फैक्ट महत्वपूर्ण बनते हैं राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से। पहला है, तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। कितनी बार राजस्थान आए थे? 2 बार राजस्थान आए थे दोस्तों। और सबसे पहले भीलवाड़ा में मांडलगढ़ आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ आपको विदित होगा कि त्रिसंगम है दोस्तों, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। टोंक, नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। टोंक का एक नासिर मोहम्मद खान था, उसने इसकी सहायता करी थी दोस्तों। टोंक के नासिर मोहम्मद साहब ने, खान ने इसकी तात्या की सहायता करी थी। और कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे रोबोट से हार जाता है। कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे रोबोट से हार जाता है। और झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह ने, कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे रोबोट से हार जाता है। और झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी। और झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी। और पलायता नामक स्थान पर सेना ने गोपाल पलट को छोड़कर बाकी की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे रोबोट से हार गया। ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ के जो राजा पृथ्वी सिंह था उसने तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी थी पलायता नामक स्थान पर, जहां पर गोपाल प्लाता ने छोड़कर बाकी की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। एकमात्र गोपाल था जो लड़ने के लिए तैयार हुआ था, बाकी सारी सेना ने मना कर दिया था कि तात्या टोपे से लड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भेजा था, वो सेना ही मना कर दी। पलायता नामक स्थान झालावाड़ में। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी सिंह को झालावाड़ पर अधिकार कर लिया और पृथ्वी सिंह को 5000 तात्या टोपे के देने पड़े। 5000 तात्या टोपे को सहायता देनी पड़ी पृथ्वी सिंह को बाद में, जब सेना ने ही लड़ने से मना कर दिया पलायता नामक स्थान पर तो। और तात्या टोपे पर भी अधिकार कर लिया गया तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए आए थे दोस्तों। जैसलमेर को छोड़कर समस्त राजस्थान में सहायता मांगने के लिए आए थे। इतना ही आपको तात्या टोपे में याद करना है दोस्तों। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष राजस्थान के लगभग समस्त जगहों पर हुई क्रांति का ब्यौरा लेकर कुछ स्पेशल व्यक्तित्व के बारे में अमचंद भाटिया, जिनको मंगल पांडे भी कहा जाता है, जिन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है दोस्तों। इनके अलावा आपके समक्ष जो सारे लेकर आया। और अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और आप अन्य लोगों को जरूर दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। राजस्थान का मेरा एक छोटा सा सपना है
कि मैं राजस्थान का इतिहास आपको इसी तरीके से करवाऊँ दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे और लोगों तक शेयर करोगे तो इसको बना इस प्रकार के वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा दोस्तों। मेरा ये नया स्लाइड पैटर्न कैसे लगा इस पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जय हिंद, जय भारत। रीट पटवार और सभी राजस्थान लेवल के एग्जाम, वन रक्षक, वनपाल आदि के लिए इसको पढ़कर जाना दोस्तों। एग्जाम में निकलने के बाद बताना कि आपके प्रश्न नहीं आए तो दोस्तों इस वीडियो को डिसलाइक कर देना वापस आकर। अंत में ये कहना चाहूँगा दोस्तों जब तक यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत दोस्तों, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण मात्रा करके भी घी पियो दोस्तों। यही मेरा अंतिम संदेश है। और दोस्तों फिर मिलेंगे, जब तक जियो दोस्तों सुखी से जियो। जय हिंद, जय भारत।